पार्टीशन स्वयं प्रकाश। आप कुर्बान बाई को नहीं जानते? कुर्बान बाई इस कस्बे की सबसे शानदार शख्स है। कस्बे का दिल है आज़ाद चौक और एन आज़ाद चौक पर कुर्बान बाई की छोटी सी किराने की दुकान है। यहाँ हर समय सफ़ेद कमीज पैजामा पहने दो दो चार चार आने का सौदा सुरूख मांगती बच्चों की भीड़ में घिरे कुर्बान बाई आपको नजर आ जाएगी। भीड़ नहीं होंगी तो गुड्डू भाईटे कुछ लिखते होंगे। बार बार मोटे फ्रेम के चश्मे को उंगली से ऊपर चढ़ाते और माथे पर बिखरे आवारा अधकचरे बालों को दाएं या बाएं हाथ की उंगलियों में फंसा पीछे सहेजते। यदि आप यहाँ से सौदा लेना चाहें तो आपका स्वागत है। सबसे वाजिब दाम है और सबसे ज़्यादा सही तौल और शुद्ध चीज़। जिस चीज़ से उन्हें खुद तसल्ली नहीं होगी कभी नहीं बेचेंगे। कभी धोखे से दुकान में आ भी गई तो चाहे पड़ी पड़ी सट जाए, आपको साफ मना कर देंगे। मिर्च आपको आपके लायक नहीं है। रंग मिली हुई आ गई है। तेल मज़ेदार नहीं है। रसीद मिला है। दिया बत्ती के लिए चाहे तो ले जाए। यही वजह है कि एक बार जो हमसे सामान ले जाता है दूसरी बार और कहीं नहीं जाता। यो चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सीधियों की, मारवाड़ियों की, पर कुर्बान बाई का मतलब है ईमानदारी। कुर्बान बाई का मतलब है उधार की सुविधा और भरोसा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सामान आप ले जा रहे हैं उसका लिफाफा या थैली बाहर देके मत फेंकिएगा। मुमकिन है उस पर कोई गुधार या गुशार शोर लिखा हो। न जाने कितने लोग का कहकर हार गई कि खल्ले में एक कापी रख ले, शोर होते ही फौरान उसमें दर्ज कर ले। कुर्बान बाई सुनते हैं, सहमत भी हो जाते हैं। जो चीज़ें खो गई उन पर दुखी भी होते हैं, पर करते वही है। मेरा भी इस शानदार आदमी से इसी तरह पश्चिम हुआ। दफ्तर से लौटते हुए कुर्बान बाई की दुकान से कोई चीज़ लेकर आया। लिफाफे पर लिखा था, बुझा सकता हूँ मंगेरे, अभी आंखों में पानी है। और ये आदमी आज भी चार चार आने के सौदे तौल रहा है। और क्यों तौल रहा है इसकी भी एक कहानी है। कुर्बान बाई के पिता का अजमेर में रंग का लंबा चौड़ा कारोबार था। दो बड़े बड़े मकान थे, हवेलियाँ कहना चाहिए। नया बाजार में खूब बड़ी दुकान थी। 12 नौकर थे। घर में भागी तो थी ही, एक बेबी ऑस्टिन भी थी जो सैर पर जाने का काम आती थी। संयुक्त परिवार था। पिता मौलाना आज़ाद के सौदाइयों में से थे। बड़े बड़े लीडर और शायर घर आकर ठहरते थे। कुर्बान बाई उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। न भविष्य की चिंता थी, न बुढ़ापे का डर। मज़े से जिंदगी गुजर रही थी। इश्क शायरी हॉस्टल का गवाह। तभी पार्टीशन हो गया, दंगे हो गई, दुकान जला दी गई, रिश्तेदार पाकिस्तान भाग गई, 2 भाई कत्ल कर दिए गए। पिता ने सदमे से खटिया पकड़ ली और मर गई। नौकर घर की पूंजी लेकर भाग गई। बच्चे गुच्चों को लेकर अपनी जान लिए कुर्बान बाई नागौर चले गई। वहाँ से मेड़ता से ठोक। कहाँ जाए, कहाँ सिर छिपाए, क्या पाकिस्तान चले जाए? नहीं गई, क्योंकि जोश नहीं गई, क्योंकि सुरैया नहीं गई, क्योंकि कुर्बान बाई को अच्छे लगने वाले बहुत से लोग नहीं गई। तो कुर्बान बाई क्यों जाते? धीरे धीरे घर की बिकने लायक चीज़ें सब बिक गई और कहीं कोई काम, कोई नौकरी कहीं नहीं मिली, जो उस दौर में मुसलमान को मिलनी बेहद मुश्किल थी। जिस पर हुनर कोई जानते नहीं है, तालीम अधूरी थी। आखिर एक सेठ के यहाँ हिसाब लिखने का काम करने लगी, लेकिन अपनी आदर्शवादिता, ईमानदारी, दयानतदारी, शराफत आदि दुर्गुणों के कारण जल्द ही निकाल दिए गई। लेकिन मालिक होने का टसका
एक बार टूटा तो टूटता चला गया। सीधी ए दी की हिंदुओं में निभाने की कोशिश करते तो शाक सुबह ही बर्जियों से छेद कर दिए जाते और मुसलमानों में गपने की कोशिश करते तो लीगियों के धार्मिक उन्माद का जवाब देते देते टुक टुक हो जाते। डरते गई मजदूरी तक, हमाली तक, जुटपुटकारी घारी तक, इंसानियत तक नई नई काम सीखे। मजदूरी सिखा ही देती है। साइकिल के पंचर जोड़े, पीपों कंसरों की जलन लगाई, ताले छतरियाँ लालटेनें ठीक की, चुनरी बंदेज की रंगाई में काम किया, हाथी दांत की चूड़ियाँ काटी। शहर दर शहर अब हमला सांप्रदायिक उन्माद का नहीं, मशीन का हो रहा था। जो चीज़ पकड़ते धीरे धीरे हाथ से फिसलती लगती। धक्के खाते खाते पता नहीं कब कैसे यहाँ इस कस्बे में आ गई और एक बुजुर्ग नमासी मुसलमान से 50 रुपये उधार लेकर एक दिन एक दुकान खोल बैठे। कुछ पुठिया में दाल चावल, माचिस, बीटी, सिगरेट, गोली, चॉकलेट। क्या बताऊँ, किस तरह बताऊँ? ये आदमी के दर्द और संघर्ष की तवील दास्तान को सिर्फ अपनी सुविधा के लिए चंद अल्फाज में निपटा देना न सिर्फ ज़्यादती है, बल्कि उस संघर्ष का अपमान, उसका मजाक उठाने जैसा भी है। पर क्या करूं, कहानी जो कहना जा रहा हूँ दूसरी है। दुकान की जरा जमाते ही कुर्बान बाई ने अखबार खरीदना और पत्रिकाएं मांगना शुरू कर दिया। ठिया हो गया, पहनने को 2 जोड़ी कपड़े हो गई, रोटेशन चल गया, ग्राहकी जम गई तो आगे ख्वाहिश कौन सी थी। बच्चे कोई जिए नहीं थे, शौक मौज सैर सपाटा भूल ही चुके थे। मियाँ बीवी तो जाने के लिए अल्लाह का दिया बहुत था, पत्रिकाएं क्यों न मांगते। और उस समय कोई पत्रिका आती तो बुक पोस्ट हो या वीपी, उसे लेने कुर्बान बाई खुद पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते। पत्रिका को बड़े जतन से संभाल कर रखते और उसका पन्ना पन्ना हर्फ छाट जाते। कई बार जैसे किसी भूखे प्यासे को छप्पन भोग मिल गए हैं। आतब से अब भी इस तरह मोहब्बत करते हैं, पत्रिकाएं मंगाकर खरीद कर पढ़ते हैं और उनकी फाइल खिंचात से रखते हैं। इसी सिलसिले में उनके संस्कार बोलने लगे। लोगों ने देखा, ये शख्स कभी झूठ नहीं बोलता, ठगी 420 नहीं करता, कम नहीं तोलता, अफे तफे नहीं करता, घंधो मजाक नहीं करता, अदब से बोलता है और आते वक्त पर हर एक के काम आता है। हर काम में इसके एक नफारत, एक संस्कारिता झलकती है। इसलिए धीरे धीरे कस्बे में प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा। प्रतिष्ठित लोग दुआ सलाम करने लगे। व्यापारियों के यहाँ शादी ब्याह कुछ होता, उनके कार्ड आने लगे। आकर्षित होकर धक्का के पास धक्का भी आने लगे। अब कुर्बान भाई उन्हें चाय पिला रहे हैं और ग्राहकी छोड़कर गालिब पर बहस कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुर्बान भाई की दुकान पढ़े लिखों का अड्डा बन गई। लेक्चर, अध्यापक, पत्रकार, पढ़ने लिखने वाले। शाम होते ही कुर्बान भाई की दुकान ठहाकों और बहसों से गुलसर हो जाती। कुर्बान भाई आदब अर्ज करते, चाय वालों को चाय के लिए आवाज़ लगाते और ठाठ की कोई भौरी निकाल कर चबूतरे पर बिछा देते। ग्राहकी भी चलती रहती, बहस भी, ठहाके भी और बीच बीच में वह इसमें भी संकोच नहीं करते कि किसी को चाबड़ी पकड़ा कर दूर रखे, थैले से किलो भर साबुत मिर्च भरने या फिल्म कैंसर से पिसे नमक की थैली निकाल देने या 10 चीज़ों को टोटल मिला देने जैसा काम पकड़ा दे। बड़ा मज़ेदार दृश्य होता है। अंग्रेज़ी साहित्य का व्याख्याता सड़क पर खड़ा फटक फटक कर लहसुन के छिलके उठा रहा है या प्रांतीय अखबार का
संवाददाता उकटों बैठकर चबूतरे के नीचे रखी बोरी से मुल्तानी मिट्टी निकाल रहा है या इतिहास के वरिष्ठ अध्यापक। हम लोगों के संपर्क से कुर्बान बाई बदलने लगे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी एक अदबी हैसियत भी है। उसने उर्दू सीखी, उसकी लाइब्रेरी को तरतीब दी, रसालों की जिल्दें बनवाई और उस लाइब्रेरी का खूब लाभ उठाया। हम लोग कुर्बान बाई को पकड़ पकड़ कर मुशायरों नशस्तों में ले जाने लगे। हमने उन्हें ऐसी पत्रिकाएं दिखाई जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसे लेखकों कवियों के बारे में बताया जो सिर्फ उनकी कल्पना में ही थी। ऐसे शायरों की रचनाएं सुनाई जो सगी शराब वगैरह को कब का अलविदा कर चुके थे और ऐसी राजनीति से उनका परिचय कराया जिनके बारे में उन्होंने अब तक सिर्फ उड़ती उड़ती बातें ही सुनी थी। उनके दिमाग में भी काफ़ी मजहबी कबाड़ भरा हुआ था। शुरू से प्रबुद्ध होने के बावजूद हम झाड़ू लेकर पिल पड़े। हमने उन्हें अखबार और विचार का चस्का लगा दिया जैसे पहले किसी ने करना ज़रूरी नहीं समझा था। नतीजा ये निकला कि वह हफ्ते में एक रोज़ छुट्टी रखने लगे। रात को खाने के बाद हमारे साथ घूमने जाने लगे। अपने अतीत के बारे में सोच सोच कर गुस्से में भरे रहने की बजाय भविष्य की तरफ देखकर कभी कभी चहकने भी लगे और हमारे नज़दीक से नज़दीक कदर होने लगे। एक नई किस्म का लौटापन उन पर चढ़ने लगा। उन्हें हमारी लत पड़ने लगी। वह हमारा हर शाम इंतज़ार करते और हम नहीं पहुंच पाते तो वह खुद हमारे घर आ जाते। अब हुआ एक ही कस्बे की शरीफ और प्रतिष्ठित व्यक्ति होने की कुर्बान बाई की ख्याति से चाहे हमें लाभ न हुआ हो, हमारी बदनामी की लपेट में वह भी आने लगी। जिस परिणाम में कुर्बान बाई का समय हमें मिलता उसी परिमाण में वह उनके पुराने दोस्तों लतीफ़ साहब, हाजी साहब, इमाम साहब वगैरह के हिस्से के कम हो जाता। नमाज पढ़े वह सिर्फ शुक्रवार को जाते थे, अब वह भी बंद कर दिया। वाज वगैरह में चलने को कोई पहले उनसे नहीं कहता था, अब भी नहीं कहता। मदरसे को पहले भी चंदा देते थे, अब भी देते। हम कभी कभी होने वाली राजनीतिक सभाओं में जाने को और कस्बे की राजनीति में दिलचस्पी लेने को उनके लिए खतरनाक समझकर बिरादरी वाले उन्हें टोकने ज़रूरी लगे। पॉलिटिक्स अपन लोगों के लिए नहीं है, समझे। चुपचाप सालन रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। चैन से जीना है तो इन लफड़ों में मत पड़ो। बेकार कभी घर लिए जाओ, हमें भी फंसवाएंगी। अब यहाँ रहना ही है तो पानी में रहकर मगरमच्छों को मुँह चिढ़ाने से क्या फ़ायदा। लेकिन अपनी मस्ती में मस्त में हम लोग, न हमें पता चला न खुद कुर्बान बाई को ही कब उन्हें इमाम बढ़े वालों ही नहीं, शाखा वाले भी घूरते हुए निकलने लगे हैं। शाम को उनकी दुकान पर आने वाले कुछ देशप्रेमी किस्म के लोगों की सतत अनुपस्थिति का गूढ़ार्थ भी हमने नहीं समझा। इसलिए आखिर वह घटना हो गई जिसने इस कहानी को एक ऐसे अप्रिय मुकाम तक पहुंचा दिया जो मन को कड़वाहट से भर देता है। एक दिन दोपहर की बात है, एक बैलगाड़ियों वालों ने ठीक उनकी दुकान के सामने गाड़ी रोकी। बैल गोले और गाड़ी का अगला हिस्सा कुर्बान बाई के चबूतरे पर टिका दिया। गांव से आने वाली इस चौक में गाड़ियाँ गति करते हैं, बैल गोलते हैं और उन्हें चारा डालकर अपना काम काज निपाटने चले जाते हैं। शाम को लौटते और छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी किसी की दुकान के ऐन सामने खड़ी नहीं करते और किसी के चबूतरे पर रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस शख्स ने तो इस तरह गाड़ी खड़ी की थी
कि अब कोई ग्राहक कुर्बान बाई की दुकान तक पहुंच ही नहीं सकता था, बल्कि वह खुद भी पड़ोसी के चबूतरे पर से हुए बिना नीचे नहीं उतार सकते थे। गाड़ी वाला वकील ऊंघचंद का खाली था और कुर्बान बाई को मालूम था कि अभी ये गाड़ी खड़ी करके गया तो शाम को ही लौटेगा। कुर्बान बाई ने उसे गाड़ी जरा बाजू में करने और बैलों को किनारे बांध देने को कहा। उसने अनसुनी कर दी। कुर्बान बाई ने फिर कहा तो एक नज़र उन्हें देकर अपने रास्ते चल पड़ा। कुर्बान बाई ने खुद उड़कर चबूतरे पर टिकी उसकी गाड़ी के अगले छोर को उड़ाया और गाड़ी को धक्का कर, लेकिन तभी उस आदमी ने कुर्बान बाई का गिरेबान पकड़ लिया और गालियाँ बकने लगा। उसने कुर्बान बाई का चश्मा नोच लिया और धक्का मुक्की करने लगा। ठीक इसी समय कोर्ट से लौटे वकील ऊंघचंद उधर से गुजरे और उन्होंने आवाज़ मारकर पूछा, क्या हुआ रे घोमिया? घोमिया बोला, मैंने कूटे, यानी मुझे मार रहा है। वकील ऊंघचंद ने पूछा, कौन? घोमिया बोला, ये मियो। कुर्बान बाई सन्न रह गई। बात समझ में आते आते भीतर तक हचमचा गई। आंखों के आगों तारे नाचने लगे। वही जमीन पर घुंघरू बैठ गई और सिर पकड़ लिया। अंधेरों का एक ठोस गोला कलेजे से उठा और हल्क से आकर फंस गया। बरसों से जमीन रुलाई एक साथ फूट पड़ने को जोर मारने लगी। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? क्या घोमिया उन्हें जानता नहीं? एक ही मिनट में वह कुर्बान बाई से मियाँ कैसे बन गई? एक मिनट भी नहीं लगा। बरसों से तिल मिल मारकर जो प्रतिष्ठा उन्होंने कमाई, हर दिन का हर पल जैसे एक अग्नि परीक्षा में गुजर कर जो सम्मान, जो प्यार अर्जित किया, हर दिन खुद को समझकर कि पाकिस्तान जाकर भी कोई नवाबी नहीं मिल जाती, जैसे हो यही मस्त है। अल्लाह सब देखता है। जाने दो जोश को, डूबने दो सुरैया का सितारा, बुला देने दो दोस्तों को, लूट जाने दो कारोबार को, झूठ बदमाशों के कब्जे में चली जाने दो हवेलियाँ, गुमनाम पड़ी रहने दो भाइयों की कब्रों, दफना दो भरे पूरे घर का सपना। शायद कभी फिर अपना भी दिन आए, तब तक सब्र कर लो। क्या क्या कीमत रोज़ चुका कर कस्बे में थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी सामाजिक सुरक्षा, थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ा सी सहजता उन्होंने हासिल की थी। और कितनी बड़ी दौलत समझ रहे थे इसको। और लो, तिल मिल करके बना पहाड़ एक फूंक में उड़ गया। एक जाहिल आदमी, लेकिन जाहिल वो है या मैं एक मिनट भर में कुर्बान बाई से मियाँ हो जाऊँगा। ये कभी सोचा क्यों नहीं? अपनी मेहनत का गाते हैं, फिर भी ये लोग हमें अपनी छाती का बोझ ही समझते हैं। ये बात कभी नज़र क्यों नहीं आई? पाकिस्तान चले जाते तो लाख गुर्बत बर्दाश्त कर लेते, कम से कम ऐसी ऊंची बात तो नहीं सुननी पड़ती। हाइफ, धिक्कार है, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। अल्लाह या अल्लाह। वकील ऊंघचंद घोमिया खाली को समझते बुझाते साथ ले गई। गाड़ी बैल वहीं छोड़ गई। अड़ोसियों पड़ोसियों ने कुर्बान बाई को संभाल। उनकी बतीसी भींज गई थी और होठों के कोनों से झक्कार निकल रहे थे। लोगों ने गाड़ी बैल हटाई, कुर्बान बाई को चबूतरे पर लिटाया, हवा की मुंह पर ठंडी पानी के छींटे दिए। वकील ऊंघचंद को गलियां दी, कुर्बान बाई को आश्वस्त करने का प्रयत्न किया। उन्हें क्या मालूम था कुर्बान बाई के भीतर क्या टूट गया अभी अभी, जिसे उन्होंने इतने बरस नहीं टूटने दिया था। अंदर की चोट दिखाई काम देती है। लोग इकट्ठे हो गई। सारे कस्बे में खबर फैल गई। जिसको पता चलता गया आता गया। हम लोग भी पहुँचे। अब बीसियों लोग थे और बीसियों बातें। काफ़ी देर फनाने फुफकारने के बाद तय हुआ कि ये बदतमीजी चुपचाप बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, थाने में रपट लिखानी चाहिए। लिहाजा चला जुलूस थाने पर। रास्ते में किसी को पेशाब लग गया।
किसी को हकास। थाने पहुँचते पहुँचते सिर्फ हम लोग रह गई कुर्बान बाई के साथ। थानेदार नहीं थे। अभी अभी मोटरसाइकिल लेकर कहीं निकल गई मुंशी था। मुंशी ने रबर लिखने से साफ इनकार कर दिया। क्यों न करता? थानेदार के पास पहले ही वकील ऊंगचंद का टेलीफोन आ चुका था। वकील ऊंगचंद सत्ता पार्टी के जिला मंत्री थे। कुर्बान बाई कौन थे? हम लोग कौन थे? आधे घंटे तक पूछा और देर तक थानेदार की प्रतीक्षा करने के बाद अपना समूह लेकर लौट गया। शाम को फिर आएंगे। शाम को हम लोगों के सिवा दुकान पर कोई नहीं पहुंचा और हम लोगों के साथ दाने छलने का जरा भी उत्साह कुर्बान बाई ने नहीं दिखाया। दुकानदारी ने उन्हें जैसा एकदम व्यस्त कर लिया जैसे हमसे बात करने का भी समय नहीं। एक अपराध बोध के तहत हम भी कुर्बान बाई से कटे कटे रहने लगे। हालांकि गणना इतनी बड़ी नहीं थी जिसे तुल दिया जाए। थानेदार तो क्या, कोई भी होता, खुद पुलिस के चक्कर में पड़ने के बजाय जो होगी पढ़ने की बजाय हो जो उसे एक जाहिल की मूर्खता मानकर भूल जाने को तैयार हो जाता। पर हमें लग रहा था हमारे दोस्त पर हमला हुआ और हम कुछ नहीं कर सके, किसी काम नहीं आ सके। ये भी लगा रहा थी कि ज़्यादा उत्साह दिखाया तो कुर्बान बाई के लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाएगी, हम उस नहीं कर पाएंगे। ये भी लग रहा था कि जो हुआ उसे पुलिस हस्तक्षेप और सहायता की उम्मीद बेकार है। इसका मुकाबला राजनैतिक स्तर पर किया जा सकता है, जिसके लिए जल्दी से जल्दी अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, 5 से 50 हो जाना चाहिए। लेकिन ये सब बहानेबाजी है। सच तो यह है कि हमने कुर्बान बाई को एकदम अकेला छोड़ दिया था। शायद हम उनकी तकलीफ को शेयर कर ही नहीं सकते थे, पर हमने कोशिश जरूर करनी चाहिए थी। कुर्बान बाई की दुकान पर कई दिन पहले का सा रंगदार जमवाड़ा नहीं हुआ। वह बुझे बुझे से रहते थे, बहुत कम बोलते थे और हमें देखते ही दुकानदारी में व्यस्त हो जाते हैं। वह घुट रहे थे और गुल रहे थे, पर गुल नहीं रहे थे। हम उन्हें नहीं घोल गई। एक दिन जब मैं पहुंचा, मेरी तरफ उनकी पीठ थी। किसी से कह रहे थे, अब क्या खाक हिस्ट्री पढ़ाते हैं? कह रहे हैं पार्टीशन हुआ था नहीं, हो रहा है, जारी है। और मुझे देखता ही चुप होकर काम में लग गई। इस कहानी का अंत अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे नहीं पढ़ें, और पढ़े भी तो ये ज़रूर सोचें कि क्या इसका कोई और अंत हो सकता है, अच्छा अंत। अगर है तो कैसे? बात बस ये बची है कि कई दिनों बाद जब एक दोपहर में आज़ाद चौक से गुजर रहा था, जिसका नाम अब संशय चौक कर दिया गया है, और शुक्रवार का ही दिन था, मैंने देखा कि कुर्बान बाई की दुकान के सामने लतीफ़ बाई खड़े हैं और कुर्बान बाई दुकान में ताला लग रहे हैं और उन्हें टोपी पहन रखी है, और फिर दोनों मस्जिद की तरफ चल दिए हैं।